एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और आज जिस विषय के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं वो है आगामी विधानसभा चुनावों में सरकाघाट की राजनीति। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 13 सितंबर को 4 बजे सरकाघाट के सेंट्रल ग्राउंड में हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस की डिबेट रखी गई है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से जिला प्रवक्ता विजय कानव जी और भाजपा की तरफ से भाजपा के प्रवक्ता रजय ठाकुर जी, माननीय जल शक्ति मंत्री के पुत्र जी, और आम आदमी पार्टी से अभी कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है और वो भी फाइनलाइज हो जाएगा। परंतु मैं आपको बता दूं कि आपको इस डिबेट में जरूर आना है और अपने प्रश्न जो हैं वो इन नेताओं से जरूर पूछने हैं। परंतु आज मैं बात करूंगा सिर्फ सरकाघाट की राजनीति के ऊपर कि सरकाघाट के लोगों को कौन सा ऐसा नेता चाहिए जो सरकाघाट के लोगों की भविष्य की चिंता कर सके। क्योंकि जब भी हम वोट देते हैं तो हम अपना भविष्य उस नेता के पास दे देते हैं और वो नेता हमारे भविष्य को बनाने के लिए कौन कौन सी ऐसे काम करता है जिससे हमारे बच्चों का भविष्य सिक्योर हो सके। चुनावी माहौल है, जगह जगह पर नेता पांव छूते हुए दिखाई देते हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे भाजपा, चाहे निर्दलीय, चाहे आम आदमी पार्टी, जगह जगह पर अभियान, लोगों से मिलने के अभियान जो है वो छिड़े हुए हैं। परंतु हम मीडिया चैनल हैं, हम किसी भी नेता का पक्ष यहां पर नहीं ले रहे हैं। अगर हम किसी नेता का पक्ष लेंगे तो शायद हो सकता है कि हमारे के ऊपर मानहानि की चीजें हो जाएं। तो हमारा भी ये कहीं ना कहीं दायित्व बनता है कि जो मीडिया का रोल है वो निष्पक्ष है, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा सिद्धांत ही मीडिया को माना जाता है। जब तक हम सच्चाई कहेंगे तब तक हमारे को लोग अच्छा बोलेंगे, नहीं तो अगर कहीं लोगों को वो चीज अच्छी ना लगे तो शायद ये भी कहा जाता है कि शायद ये बिकाऊ मीडिया चैनल है। परंतु मैं आज आपके सामने सिर्फ सरकाघाट के मुद्दों की ही बात करेंगे कि सरकाघाट में आगामी विधानसभा में ऐसा कौन सा वो नेता है जो भविष्य सरकाघाट के युवाओं का, बुजुर्गों का और युवाओं का भविष्य को सुरक्षित रख सके। ऐसा कौन सा वो नेता है। तो इस नेताओं के बारे में हम जरूर चर्चा करेंगे, कांग्रेस की भी, भाजपा की, आम आदमी पार्टी या निर्दलीय। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमारा किसी भी चैनल से कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ एक आकलन जो है हमारे चैनल द्वारा विभिन्न भिन्न लोगों से किया गया है कि आगामी विधानसभा चुनावों में किसको टिकट दी जाए और कौन सा नेता आप पसंद करेंगे। परंतु मैं आपको यहां पे बता दूं कि कभी कभी हम नेताओं से इतना जुड़ाव में रखे हुए हैं, बेशक हमारा काम कुछ नहीं होता है, परंतु हम उन नेताओं के प्रति इतना लगाव रखते हैं, इतना भाव रखते हैं कि शायद हम उनके पक्ष में ज्यादा आ जाते हैं। परंतु हमारे को आज यह सोचना है कि हमारा भाव जरूरी है कि हमारी प्रगति जरूरी है। हमारे को ऐसा कौन सा नेता है जो हमारे फ्यूचर को सिक्योर कर सकते और सरकाघाट के उत्थान की बात कर सके। बात यहां पे हम करेंगे किसी भी विधानसभा क्षेत्र का जो विकास है वो सिर्फ 2 या 3 चीजों के ऊपर काफी ज्यादा निर्भर करता है, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र देखे, चाहे शिक्षा का क्षेत्र देखे, या आपके सड़कों के जाल का क्षेत्र देखे। बहुत सारा हिमाचल पहाड़ी क्षेत्र है, परंतु यहां पे लोगों की समस्याएं जो हैं, मूलभूत समस्याएं जो हैं वो सड़कों की ज्यादा रहती हैं। चिकित्सा की अगर मैं बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में चिकित्सा अच्छी है, परंतु डॉक्टरों की कमी बहुत ज्यादा है। जो वो सरकाघाट क्षेत्र की बात नहीं है, वो अगर हम घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे, चाहे राजेंद्र गर्ग है, वहां पे तो अल्ट्रासाउंड की मशीन तक नहीं है। हालांकि सरकाघाट में तो अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर्स भी हैं, मशीन भी है, अभी गायनी के भी डॉक्टर्स यहां पे मिल चुके हुए हैं सरकाघाट क्षेत्र में। परंतु यहां पे एक बात करेंगे कि पिछले 15 सालों में हमारे विधायक, माननीय विधायक कर्नल इंद्र सिंह जी यहां पे रहे हैं, परंतु यहां पे सोचने वाली यह बात है कि ये एक बहुत ही शिक्षित उम्मीदवार हैं, क्योंकि ये रडार कर्नल जो हैं वो रडार इंजीनियरिंग से रिटायर हुए हैं और एक अच्छी प्रतिभा इनमें भी देखने को मिलती है, क्वालिफाइड कैंडिडेट है यहां पर। परंतु सरकार ने कहीं ना कहीं इनको जो मंत्री पद मिलने का हक था वो कहीं ना कहीं सरकार ने दरकिनार किया, क्योंकि इनके पास एक ऐसी प्रतिभा थी जिसके द्वारा लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सकती थी। हालांकि अभी कुछ 3-4 दिन पहले ही न्यूज़ 18 हिमाचल के ऊपर ही कर्नल विधायक माननीय कर्नल जी का इंटरव्यू हुआ, तो यहां पे उन पत्रकार ने ये प्रश्न जरूर उनसे पूछे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं सरकाघाट के लोगों को खलती हैं कि हमारे कैंडिडेट की जो एक मंशा थी, विधानसभा क्षेत्र की मंशा थी कि मंत्री का पद मिले, वो कहीं ना कहीं सरकार ने मंत्री पद का नहीं दिया। और अगर मैं पूरे 68 विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा तो माननीय कर्नल इंद्र सिंह विधायक जी जो हैं वो रडार इंजीनियरिंग में हैं और एक आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने एमटेक करके रखी है, तो एक क्वालिफाइड सशक्त उम्मीदवार है। और इनकी एक बड़ी अच्छी खासियत बात यहां पे लगती है
कि विरोधी चाहे जितना मर्जी हमला करें, युवा देखने को मिलते हैं कि सरकाघाट में बहुत सारे युवा नेता हैं, हमेशा हमला करते रहते हैं, परंतु हमने इनकी जुबान से कभी भी किस नेता की कोई बुराई आज तक नहीं सुनी और कभी भी अपने इंटरव्यूज में कभी भी इन्होंने ऐसा किसी भी नेता के बारे में नहीं बोला। परंतु जो भी हमारे यहाँ के युवा नेता हैं वो लगातार हमले बोलते रहते हैं कि बसें धर्मपुर शिफ्ट हो गई, मेडिकल सुविधाएं कुछ कमी रह गई। हो सकता है कि बसें शिफ्ट हुई हों या मेडिकल सुविधाओं की कमी रही है, परंतु कभी कभी भाषा का जो संयम है वो कहीं ना कहीं मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कांग्रेस की तरफ से बात करें तो अभी खबरों के मुताबिक जो मीडिया के हवाले से है कि सरकाघाट में 3 उम्मीदवार पवन ठाकुर, रंगीला राव जी और यदुपति ठाकुर जी काफ़ी सशक्त उम्मीदवार यहाँ पे रहते हैं। बात करेंगे थोड़ा सा पीछे के आंकड़ों के अनुसार, अगर हम बात करें तो पिछले साल की अगर हम बात करें तो 2017 में कर्नल साहब ने पवन ठाकुर जी को तकरीबन 9 साढ़े 9 हज़ार वोटों से हराया। और उससे अगर हम पीछे की बात करें 2012 में जब रंगीला राव जी का 2007 के चुनावों की बात करें, जब 2012 की जब रंगीला राव जी का सीधा मुकाबला कर्नल इंद्र सिंह जी से हुआ, 2400 मतों से हारे, काफी कम मार्जिन से रंगीला राव जी तो वो हारे। परंतु सरकाघाट की राजनीति में रंगीला राव जी का बहुत ज्यादा अहम योगदान रहा है, ये बात हम जुटला नहीं सकते। पिछली बार 7 बार विधायक रहे, 35 सालों में उन्होंने काफी अच्छे काम भी किए जो उनके द्वारा कहे जाते हैं। हालांकि उन्होंने अभी मंडी में एक प्रेस वार्ता भी करी कि इस बार उनको टिकट दिया जाए तो वो पार्टी के लिए एक अच्छे उम्मीदवार जो हैं वो हो सकते हैं। परंतु सरकाघाट में जो दो युवा चेहरे हैं, यदुपति ठाकुर और पवन ठाकुर जी को हालांकि पिछली बार टिकट मिला, सुखविंदर सिंह जी के काफी करीबी माने जाते हैं। वहीं अगर हम यदुपति ठाकुर जी की बात करें तो वो रानी प्रतिभा सिंह और जो राजा फैमिली है उनके भी काफी करीबी माने जाते हैं। परंतु कभी कभी ये नोटिस में आई है ये चीजें कि 3 नेता कभी हमने इकट्ठे नहीं देखे, परंतु जो भी प्रवक्ता है इनके साथ कहे ये जाता है कि पार्टी जो है संगठित है और इन युवाओं के द्वारा भी ये जो नेता है इनकी स्टेटमेंट ये दी जाती है कि जो भी टिकट हमारे को मिलेगा उसके हम प्रबल दावेदार होंगे। परंतु फिर भी आज मुद्दों की अगर हम बात करें, सरकाघाट के राजनीतिक मुद्दों की बात करें, लोगों की मुद्दों की बात करें, तो लोगों को सरकार से ज्यादा उम्मीदें तो कम ही रहती हैं, परंतु जो उम्मीदें होती हैं सड़क की और पानी की और रोजगार की, ये कहीं ना कहीं समस्याएं जो हैं ये सरकाघाट क्षेत्र में भी हैं, क्योंकि हमने काफी पीछे रिपोर्टिंग करी, थोड़ी सी समस्या है। हालांकि पूरे हिमाचल में ही ये समस्या रहती है, बरसाती मौसम आते हैं सड़कें गिर जाती हैं, वैसी बिल्कुल समस्या सरकाघाट में भी है। परंतु यहां पे थोड़ा सा मुद्दा और आ जाता है कि आप अपनी विधानसभा क्षेत्र को और प्रबल करने के लिए आप क्या क्या और कोशिशें कर सकते हैं ताकि सरकाघाट का भविष्य जो है वो उज्जवल हो जाए। जहां तक रोजगार की बात रही तो देखिए, रिसोर्सेज सरकार के पास लिमिटेड होते हैं, सभी युवाओं को तो रोजगार नहीं मिलते हैं, परंतु उन उन नेताओं को यह जरूर सोचना चाहिए कि आप अपने तरीके से, आप अपने लेवल से कितना रोजगार जो है सरकाघाट के युवाओं को दे सकते हैं, क्योंकि रोजगार लिमिटेड है। हमारे को मानना पड़ेगा कि सरकार के पास लिमिटेड रोजगार है, सभी को रोजगार नहीं मिल सकता, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की खुद इनकम जो है काफी ज्यादा सेंटर पे हम डिपेंड रखना पड़ता है, राजकोषीय घाटा काफी ज्यादा है, तो जो मैक्सिमम सैलरीज हैं एम्प्लॉइज की वो निकलती हैं, सरकार को देनी पड़ती है वो सैलरी। तो हमारे को ये सोचना जरूरी है कि सरकाघाट में अगर रोजगार की समस्या है तो ये राजनीति की समस्या नहीं है कि सरकार ही नौकरी देगी। जब सरकार नौकरी निकालती है लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, परंतु वो युवाओं को हमारे को आज सोचना होगा जो लगातार सरकार पर हमला करते हैं कि सरकार में नौकरियों की कमी है। तो आप अपने स्तर के ऊपर, चाहे वो नौकरियां आप 100 दिलवाएं, 500 दिलवाएं या 1000 दिलवाएं, हालांकि एक विधायक की जिम्मेवारी होती है कि प्राइवेट सेक्टर में आप कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो आरोप लगाते हैं कि जी हमारे सरकाघाट में नौकरियों की कमी है, तो आपने कभी कॉर्पोरेट स्तर के ऊपर बात करी कि कितनी नौकरियां हम सरकाघाट में ला सकते हैं? हाँ, एक मैं चीज जरूर यहां पे बताऊंगा कि एक भाजपा के चंद्रमोहन शर्मा जी ने हमारे को एक बात अच्छी सीखने को उनसे मिली कि आरोप लगाने की वजह से आप ऐसी क्या चीजें कर सकते हैं कि आप प्रशासन की हेल्प कर सके। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि विधानसभा, आप चाहे सत्ता पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, परंतु अगर विपक्ष में भी बैठे हैं तो आपको कैसे आगे बढ़ना है, युवाओं को रोजगार करने के लिए और कौन से हम माध्यम ऐसे अपना सकते हैं कि युवाओं को रोजगार मिले। और अगली बात जो जरूरी बात है, मैं भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और निर्दलीय जितने भी उम्मीदवार हैं उनको यहां पे कटघरे पे खड़ने की जरूर कोशिश करूंगा कि हमने इन नेताओं से जो सबसे मूलभूत समस्या है सरकाघाट की,
रोजगार की जो समस्या है और साथ में नशे की बहुत बड़ी समस्या है, तो हमने आज तक ऐसा कोई भी नेता नहीं देखा जो इस गहराई तक जाके बात करे कि नहीं, सरका घाट में थोड़ा सा नशा बढ़ा है और नशे से युवाओं को बचाने के लिए तो देखिए एक चीज होती है कि बचाने की कोशिश जरूर की जाती है कि नशा निवारण केंद्र चले जाए, परंतु उसको मीडिया चैनल के साथ आपका कितना सहयोग रहा उसको नशे को दूर करने के लिए। अगर मैं सरका घाट में नशे का एक मुख्यतः मुद्दा मानता हूं, तो इस मुख्यतः मुद्दे के ऊपर आप लोगों को भी कहीं ना कहीं आना चाहिए, जो कि हमारे को उस चीज का सहयोग नहीं मिला। रोजगार की मैं बता दी, सरकार के पास लिमिटेड सोर्सेज हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो, फर्क ये नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आप अपने सहयोग से कितना कॉर्पोरेट सेक्टर सरका घाट में लेके आ रहे हैं। तो ये जरूर हमारे को ध्यान। रही बसों की बात, तो देखिए एचआरटीसी डिपो की बात रही है, पूरा हिमाचल में एचआरटीसी डिपो जो है कर्जे का घाटे का सौदा है, सरकारें किसी की भी रही हो, चाहे कांग्रेस की। मैंने काफी वीडियो में बताया है कि एचआरटीसी आज तक प्रॉफिट में नहीं गया क्योंकि अनडिफाइंड रूट्स उसमें किए गए, बहुत ऐसे इंटरनल फैक्टर है जहां पे ऑपरेशनल एफिशिएंसी एचआरटीसी की नहीं मिली। बसें शिफ्ट की गई धर्मपुर की, जैसे माननीय विधायक ने अभी 2 दिन पहले ही कहा कि बसें पहले सरका घाट से धर्मपुर जाती थी, धर्मपुर से सरका घाट आ रही हैं। तो बसों की हालत जो है सरका घाट में नहीं है, हिमाचल में है हालत। हालांकि अभी सरकार ने नई बसें भी भेजी हैं, तो ये भी चीज देखनी पड़ेगी कि अब वहां पे क्या स्टेटस है। परंतु कभी कभी मीडिया को भी एक जिम्मेदार पूर्ण बयान जो है लोगों के सामने देना पड़ता है, क्योंकि अगर हम आपको सही जानकारी नहीं देंगे तो शायद लोगों का विश्वास जो है वो मीडिया पर ही रहता है। मैं आपको एक और चीज बता दूं, जैसे मीडिया को चौथा स्तंभ बोलते हैं, वैसे ही कुछ समय पहले जो जन राय होती थी उसको चौथा स्तंभ माना जाता है, परंतु बाद में ये चीजें चेंज हो गई। तो अब सरका घाट में अब आपको खुद डिसाइड करना है, सरका घाट की जनता को डिसाइड करना है कि एक व्यक्ति विशेष के पास ना जाकर आप सिर्फ अपने हितों का ध्यान जरूर रखें। आप टिकट किसी को मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके पास, चाहे कांग्रेस के किसी भी उम्मीदवार को मिले, चाहे भाजपा के किसी भी उम्मीदवार को मिले, वो पार्टी का हाईकमान का डिसीजन है। परंतु आपको जरूर यह सोचना है कि आप जिस पार्टी को वोट दे रहे हो, जिस कैंडिडेट को वोट दे रहे हो, आपका राजनीतिक फ्यूचर कितना उस नेता के पास सिक्योर्ड है। क्या वो आपके इलाके में नौकरी ला सकता है? क्या वो इलाके में नशे के प्रति लड़ सकता है? क्या वो सरकार को घेर सकता है? क्योंकि यहां पे मुद्दे और भी आ जाते हैं कि मान लीजिए कि कल को सरकार भाजपा की बन जाती है और नेता कांग्रेस का चुना, तो कहीं ना कहीं विकास वहां भी रुक जाता है। अगर कांग्रेस की सरकार चुन ली और नेता भाजपा को चुन लिया, तब भी वहां पे विकास रुक जाता है। और कई कई बार अगर आपने निर्दलीय कैंडिडेट चुन लिया, तब भी विकास रुक जाता है। परंतु कैंडिडेट में कितनी क्षमता है कि वो अपने काम पूरे करवाने के लिए सरकार को कितना घेर सकता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सोलन के विधायक राजीव बिंदल जी, जब स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और ये खुद विधायक थे सोलन से, तो इन्होंने बड़ा चौक में इतना पानी के विरुद्ध इन्होंने अभियान छेड़ा कि सरकार को झुका दिया, बड़ा चौक में भूख हड़ताल पर बैठ गए। तो ऐसे ऐसे नेताओं की भी जरूरत कभी ना कभी बढ़ती है कि सत्ता में चाहे जो भी पार्टी हो, पर आप अपना कितना होल्ड उसके ऊपर रखते हैं अपने ऊपर कि आप सरकार को झुका दें। तो कभी कभी ये नहीं है कि सरकार किसी की, आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी, आपके अंदर कितनी क्रेडिबिलिटी है कि आप उस चीज को झुका सके। तो हमारे को यह जरूर सोचना है कि एक व्यक्ति विशेष के ऊपर फोकस ना करके आपको सिर्फ ये चीज देखनी है कि आप ऐसा कौन सा विधायक चुने, ऐसा कौन सा विधायक चुने कि वो आपके हितों की रक्षा करे। अब मान लीजिए हमारे को सभी नेता जानते हैं, परंतु मेरे को खुद पता है कि कौन सा ऐसा नेता है जो आपके हितों की रक्षा कर सकता है, परंतु मैं एज अ मीडिया चैनल हूं, मैं आपके सामने नहीं बता सकता। और शायद ये अगर मैंने बता दिया तो शायद मानहानि हो जाएगी, वो मेरा दिल जानता। तो वोट देने का अधिकार मेरा है और जब मैं वोट डालूंगा तो मेरे को खुद पता है कि मैंने किस नेता को वोट डालना है। तो आपको भी ये ध्यान रखना है कि आपने किस नेता को वोट डालना है जो आपके हितों की रक्षा कर सके, वो कितना सरकार को झुका रखे और उसका एक्सपीरियंस कितना है, पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, फ्यूचर क्या रहेगा, वो आचरण कैसा है नेता को। तो ये सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, सिर्फ व्यक्ति विशेष के पीछे ही नहीं जाना है। क्योंकि यहां पे एक चीज बहुत मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कर्जा कहीं ना कहीं बढ़ा है, और कर्जा बढ़ने के कारण यह है कि हमारे पास रिसोर्स कम है। हमारे को प्राइवेटाइजेशन सेक्टर्स में कितनी नौकरियां हमारे को मिल सकती हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हालांकि अभी 2 दिन पहले, एक हफ्ता पहले सीएजी की रिपोर्ट आई है, तो सीएजी की रिपोर्ट ने सरकार से यह प्रश्न पूछा है कि 250 करोड़ की प्राप्तियां कहां पे, जिसका एक यूएसी सर्टिफिकेट देना जरूरी है। अब ये यूएसी सर्टिफिकेट ये होता है कि जब भी गवर्नमेंट को भी पैसा रिलीज करती है तो वो एक कंप्लीटेशन सर्टिफिकेट है। तो सीएजी ने बोला कि ये 2021 मार्च 2021 तक 250 करोड़ का यूएसी सर्टिफिकेट लाजिए, तो वो कहीं ना कहीं सरकार ने दिया नहीं दिया।
तो सीएजी एक ऐसी संस्था है जो सरकारों को समय समय पर आगाह करती है कि आपका खर्चा कहां पे ज्यादा हो रहा है, इस खर्चे को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आ सकती हैं। तो मैं तमाम सरकाघाट की जनता से सिर्फ एक ही अपील दोबारा से कर देना चाहता हूं कि 13 सितंबर 2022 को शाम को 4 बजे सरकाघाट में जरूर आए, अपने प्रश्न जरूर पूछें, ताकि एक स्वच्छ छवि के, स्वच्छ आचरण के नेता का चुनाव करने में सहयोग करें। और यह जिम्मेवारी है आपकी, आपको आना है, आपको नेता आप ही ने चुनना है, वोट देना आपका संवैधानिक अधिकार है, परंतु एक व्यक्ति विशेष के पीछे ना जाकर आपको सिर्फ यह ध्यान रखना है कि आपके बच्चों का हितों की रक्षा, हमारे हितों की रक्षा, हमारे विधानसभा क्षेत्रों के हितों की रक्षा कौन से हाथ में दी जाए जिससे आगामी विधानसभा चुनावों में उसको टिकट मिले और सरकाघाट विधानसभा का, संपूर्ण हिमाचल प्रदेश के विधानसभा का, अलग अलग विधानसभाओं का विकास हो सके। मिलते हैं 13 सितंबर को, तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।